नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने सुना कैसे मनु नाना साहब और राव साहब के साथ बड़े लाड़ चाव से पल रही थी। वह किसी भी कला में नाना या राव साहब से पीछे नहीं थी। एक तरफ जहां मनु को रामायण पढ़ना अच्छा लगता था, वहीं उससे भी अधिक भाता था मलखंभ, तलवारबाजी और घोड़ा चलाना। उनके निडर होने के प्रमाण भी बचपन में ही मिलने लगे थे। एक दिन झांसी से आए शास्त्री और आचार्य तात्या दीक्षित ने आकर मनु के रानी बनने की भविष्यवाणी कर दी। अब आगे। महाराष्ट्र में सतारा के निकट वाई नाम का एक गांव है। पेशवा के राज्यकाल में वहां कृष्णराव तांबे को एक ऊंचा पद प्राप्त था। कृष्णराव तांबे का पुत्र बलवंतराव पराक्रमी था। उसको पेशवा की सेना में उच्च पद मिला। बलवंतराव के दो लड़के हुए, एक मोरोपंत और दूसरा सदाशिव। ये दोनों पूना दरबार के कृपा पात्रों में थे। उस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय पूना में रहते थे। सन 1818 में अंग्रेजों ने पेशवाई खत्म करके बाजीराव को 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन और बिठूर की जागीर दी। बाजीराव ब्रह्मवर्त बिठूर चले आए। बाजीराव के निज भाई चिमाजी अप्पा साहब थे। वे बनारस चले गए। मोरोपंत तांबे पर चिमाजी की बड़ी कृपा थी। मोरोपंत चिमाजी के साथ पूना से काशी चले आए और उनका काम काज करते रहे। इसके उपलक्ष्य में मोरोपंत को 50 रुपया मासिक वेतन मिलता था। यही मोरोपंत मनुबाई के पिता थे। मोरोपंत की पत्नी का नाम भगीरथी बाई था। सुशील, चतुर, रूपवती। मनुबाई कार्तिक वदी 14 संवत 1891 यानी 11 नवंबर सन 1836 के दिन काशी में इन्हीं से उत्पन्न हुई थी। चिमाजी का शरीरांत हो गया। मोरोपंत को अपने कुटुंब पालन के लिए कोई सहारा काशी में नहीं दिखाई पड़ रहा था। बाजीराव ने उन्हें काशी से बिठूर बुला लिया। मोरोपंत पर बाजीराव की भी बहुत कृपा रही। मनुबाई 4 वर्ष की ही थी जब उसकी माता भगीरथी बाई का देहांत हो गया। मनु के पालन पोषण और लाड़ दुलार का संपूर्ण भार मोरोपंत पर आ पड़ा। मोरोपंत ने मनु को बहुत प्यार के साथ पाला, लड़के से बढ़कर। मनु इतनी सुंदर थी कि छुटपन में बाजीराव इत्यादि उसको स्नेहवश छबीली के नाम से पुकारते थे। बाजीराव की अपनी कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने नाना धोड़ूपंत नाम के एक बालक को गोद लिया। नाना 3 भाई थे, नाना, बाला और राव साहब। बाला उस समय बिठूर में न था। छोटा सहोदर राव साहब था। मनु और ये दोनों लड़के साथ खेलते, खाते और पढ़ते थे। मलखंभ, कुश्ती, तलवार, बंदूक का चलाना, अश्वारोहण, पढ़ना लिखना इत्यादि सब इन तीनों ने छुटपन से साथ साथ सीखा। मनु चपल, हठीली और बहुत पैनी बुद्धि की थी। कमाइयों की होने पर भी वह इन हुनरों में उन दोनों बालकों से बहुत आगे निकल गई। स्त्रियों की संगति कम प्राप्त होने के कारण वह लाज संकोच की अतीव दबन और झिझक से दूर हटती गई थी। नाना 8 लाख वार्षिक पेंशन अपने और अपने भाइयों की परंपरा के जीवन सुख के लिए काफी से अधिक समझता होगा। बाजीराव को पेंशन उसको और उसके कुटुंब के लिए दी गई थी। बिना किसी प्रयत्न के 8 लाख वार्षिक मिलते जाएं तो फिर किस महत्वाकांक्षा की जोखिम के लिए और अधिक हाथ पैर हिलाए जाएं? मनुबाई ऐसा नहीं सोचती थी। छत्रपति शिवाजी इत्यादि के आधुनिक और अर्जुन भीम इत्यादि के पुरातन आख्यानों ने मनु की कल्पना को एक अस्पष्ट और अदम्य गुदगुदी दे रखी थी। तात्या दीक्षित आदर और भेंट सहित बिठूर से झांसी लौट आए। उन्हें मालूम था कि मनुबाई के लिए जितना अच्छा वर ढूंढ कर दूंगा, उतना ही अधिक बाजीराव संतुष्ट होंगे और उस संतोष का फल उनकी जेब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा।
दीक्षित ने मन में कई बार टटोले। जिसको स्थिर करते उसी के लिए प्रश्न उठता, क्या पेशवा इसको पसंद कर लेंगे? जी, वो चट जाता। सरदार श्रेणी के ब्राह्मणों में कुछ की टीपनाएं लाकर मिलाई पर मेल न खाया। सोचा, श्रीमंत सरकार गंगाधर राव की जन्मपत्री मिलाकर देखूं, शायद टक्कर खा जाए। टीपना प्राप्त हो गई, मिल गई, परंतु एक असमंजस हुआ। गंगाधर राव की पहली पत्नी का देहांत काफी पहले हो चुका था। वह विधुर थे, विवाह करना चाहते थे, परंतु अपने कठोर स्वभाव के कारण बहुत बदनाम थे। भांड, भक्तियों, सखियों इत्यादि के हंसी मजाक, आमोद प्रमोद में उनका काफी समय जाता था। नाटकशाला में तो रात का अधिकांश प्राय ही बीतता था। इसीलिए जितना वह करते थे उससे कहीं अधिक की उनकी बदनामी फैल गई थी। नाटकशाला में बहुत रुचि रखने के कारण खास तौर पर वेश्याओं, गायिकाओं और नर्तकियों के नाटकशाला में नौकर रखते हुए भी स्त्रियों की भूमिका में अभिनय करने की वजह से उनकी झूठी बदनामी बहुत कर दी गई थी। इस पर फिर उनका कठोर बर्ताव। दीक्षित सोचते थे कि विवाह संबंध स्थापित करने में सफल हो जाऊं तो सदा याद किया जाऊंगा। मोरोपन तो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे ही, बाजीराव भी मानते रहेंगे, झांसी राज्य में कितना सम्मान होगा। मनुबाई सुंदर है, रानी बनने योग्य सब गुण उसमें हैं। चपल, चंचल और उद्धत है, मुंह जोर है, किसी और घर में जाएगी तो ना खुद सुखी हो सकेगी और ना अपने पति को सुखी बना सकेगी। गंगाधर राव की रानी बनने पर चपलता न रह सकेगी। जीवन में संयम आ जाएगा। वह 13-14 साल की है और गंगाधर राव 40 से कुछ ऊपर, परंतु उनका स्वास्थ्य अच्छा है। स्वभाव कठोर सही है, लेकिन ऐसी उग्र स्त्री के लिए चाहिए तो ऐसा ही पति। घोड़े की सवारी, तीर, तमंचा, मलखंब और क्या क्या, यह सब झांसी के राज्य ही में मिल सकेगा और कहीं असंभव है। यह सब सोचकर दीक्षित ने झांसी के राजा के साथ मनुबाई का विवाह संबंध कराने में किसी प्रकार की भी कसर न लगाने का निश्चय किया। गंगाधर राव के पास गए, एकांत पाकर बोले, महाराज से निवेदन करने आया हूं। राजा ने कहा, कहिए दीक्षित जी। रनवास को सूना हुए काफी समय हो गया है। अब मैं क्या करूं? जन्मपत्री में मेरे इतने तेजस्वी ग्रह हैं कि मेल ही नहीं खाती। एक आध जगह मिली तो लड़की का भुखमरा पिता चाहता था कि मैं सब काम धाम छोड़कर बाप बेटी की पूजा अर्चना में ही बाकी का जीवन बिताऊं। इससे तो मेरी नाटकशाला ही अच्छी। अप्सराओं के सुंदर अभिनय, सुखलाल के बनाए नए नए पर्दे, सुरीला गायन वादन और सुहावना नृत्य। आपने तो अनेक बार रंगशाला में अभिनय देखे हैं। श्रीमंत सरकार, वंश परंपरा बनाए रखने के लिए शास्त्रों का विधान अनिवार्य है। प्रजा अपने राजा की बगल में अपना राजकुमार देखने की लालसा रखती है। सरकार का आमोद प्रमोद भी चलता रह सकता है। हाँ, ठीक है, कहकर गंगाधर राव सोचने लगे। कुछ क्षण बाद बोले, दीक्षित जी, आप तो काव्य रसिक हैं। श्री हर्षदेव रचित रत्नावली नाटिका कितनी कोमल, मधुर, मंजू कल्पना है, और मोतीबाई अब भी कितनी सुंदर, कितना मनोहर अभिनय करती हैं। दीक्षित ने सोचा अब खतरे में पड़े। मोतीबाई के प्रति राजा का ऐसा उत्साह देखकर दीक्षित कुंठित हुए। धीरज पकड़कर दीक्षित कह गए, परंतु सरकार, महल सूना है, उसमें तो दिवाली कोई सजातीय कन्या ही जगमगा सकती है। गंगाधर राव की आंख बड़ी थी और डोरे लाल। दीक्षित ने डरते डरते देखा, डोरे और कुछ रक्तिम हो गए। राजा ने कहा, मैं क्या करूं? सजातीय की कन्या को जबरदस्ती पकड़ लूं? दीक्षित ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने जन्मपत्रियों की परीक्षा कर ली है, बिल्कुल मिल गई हैं। कन्या भी देख आया हूं, बहुत सुंदर और कुशाग्र बुद्धि है। उसमें रानी होने योग्य समस्त गुण हैं। कहां पर? राजा ने जरा मुस्कुराकर पूछा। दीक्षित का साहस बढ़ा, उत्तर दिया, महाराज, वह इस समय बिठूर में है।
श्रीमंत पंत प्रधान पेशवा का कामकाज देखने पर उसका पिता मोरोपंत तांबे नियुक्त है। पढ़ी लिखी है और समयोचित सभी गुण उसमें हैं। राजा ने प्रश्न किया। तांबे कुलीन होते हैं यह मैं जानता हूं, लेकिन मोरोपंत भट्ट भिक्षुक तो नहीं है। दीक्षित ने जवाब दिया। श्रीमंत पेशवा की यज्ञशाला पर एक रामभट्ट गोडसे है, वह मोरोपंत का मित्र है। उसने मोरोपंत की पुत्री को विद्याभ्यास भर कराया है। इसके सिवाय मोरोपंत या राम भट्ट या किसी भट्ट से और कोई संबंध नहीं है। गंगाधर राव ने जरा तीखेपन से कहा। मैं पूछता हूं मोरोपंत भिक्षुक है या नहीं? दीक्षित ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। कदापि नहीं सरकार। गंगाधर राव ने दूसरा प्रश्न किया। पेशवा और मोरोपंत में कैसा संबंध है? बहुत घनिष्ठ, मित्रों जैसा। कोई नहीं कह सकता कि पेशवा मालिक है और मोरोपंत नौकर। कन्या को पेशवा ने बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह मान रखा है। मैं स्वयं देख आया हूं। वे लोग संबंध को स्वीकार कर रहे हैं? कर लेंगे, मुझको विश्वास है। तब सगाई मंगनी इत्यादि के लिए आपको ही बिठूर जाना पड़ेगा। हर्ष के मारे दीक्षित का दिमाग चक्कर खा गया। बोले, अवश्य जाऊंगा सरकार। फिर गला भराया, आंख में एक आंसू। यह क्या दीक्षित जी? राजा ने मिठास के साथ कहा। दीक्षित गला संयत करके बोले, झांसी की जनता को यह समाचार बहुत हर्ष देगा श्रीमंत। राज्य के अन्य कर्मचारियों के साथ तात्या दीक्षित बिठूर गए। मोरोपंत और बाजीराव को संवाद सुनाया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। गंगाधर राव की आयु का कोई लिहाज नहीं किया गया। मनुबाई का श्रृंगार कराया गया। रंगीन रेशमी साड़ी, स्वर्ण के आभूषण, माणिक मोती के हार। बाजीराव ने अपने वे सब आभरण मनु से फिर वापस नहीं लिए। मनुबाई के बड़े बड़े गोल नेत्र मणि मुक्ताओं को भी आभा दे रहे थे। दुर्गा सी जान पड़ती थी। सगाई वागदान की रीति होने के बाद मनुबाई, नाना साहब और राव साहब एक ही कमरे में इकट्ठे हुए। वे दोनों लड़के भी रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से लदे थे। सगाई का उत्सव बाजीराव ने धूमधाम से कराया। बालकों में बातचीत होने लगी। नाना, अब तो मनु तो झांसी से हाथियों पर बैठकर ब्रह्मावर्त आया करेगी। एक हाथी पर या 10 पर? एक पर बैठेगी, बाकी पर मंत्री, सेनापति इत्यादि बैठे आवेंगे। मुझको तो घोड़े की सवारी पसंद है। झांसी में बैठ पावेगी? कौन रोक लेगा? सुनता हूं राजा बड़ा क्रोधी है। तो क्या मुझको सूली मिलेगी? राव साहब, अरे नहीं, पर नबकर झुककर चलना पड़ेगा। मनु ने नबकर झुककर कमरे का एक चक्कर काटा। हंसकर बोली, ऐसे चलना पड़ेगा? वे दोनों लड़के भी हंस दिए। मनु की कांति से वह घर झिलमिला उठा और जब वे बालक हंसे, उनके दांतों की दीप्ति से वह घर दमक उठा। राव साहब, मनु, तुम्हारे चले जाने पर हम लोगों को सब तरफ सूना सूना लगेगा। तो साथ चले चलना। नाना, काका एक आध महीने के लिए जाने दे सकते हैं, अधिक समय के लिए नहीं। अधिक समय तो यहीं रहना चाहिए। बाला गुरु से तुमको अभी बहुत कुछ सीखना है। आया ही क्या है, मलखम, कुश्ती इत्यादि से शरीर को खूब कमाओ। अच्छी तरह से हथियार चलाना सीखो। नाना, और फिर दिल्ली पर धावा बोल दो। दिल्ली में क्या रखा है? दादा, काका और अखाड़े के सब समझदार लोग चर्चा करते हैं कि दिल्ली के कटघरे में अब एक कठपुतली भर रह गई है। अब तो सब तरफ अंग्रेजों का चरचराटा है। मनु हंस पड़ी। राव साहब ने कहा, तो क्या अंग्रेज हमको वैसे ही निकल जाएंगे? मनु हंसते हंसते बोली, नाना साहब को कदाचित विश्वास नहीं होता कि अंग्रेज भी हराए जा सकते हैं। नाना जरा कुड़ गया। कहने लगा, छबीली को सिवाय घमंड मारने के और कुछ आता ही नहीं। उन उज्जवल विशाल नेत्रों को और भी विस्तार मिला। मनु बोली, फिर छबीली कहा? नाना हंस पड़ा।
आज तो तुमने अपने ही मुंह से छबीली कह दिया। ओह, मात खाई, नाना ने कहा। मनु भी हंसी, बोली, आगे कभी न कहना। नाना ने गंभीर मुख मुद्रा करके कहा, अब तो झांसी की रानी कहा करूंगा। मनु मुस्कुराई। उस मुस्कान में झांसी का कितना महान और कैसा अमर इतिहास छिपा पड़ा था। उसी समय वहां बाजीराव और मोरोपंत आ गए। बाजीराव प्रसन्न थे और मोरोपंत आनंद विभोर। उन बच्चों को सुखी देखकर वे लोग उस कमरे के वातावरण में समा गए। बाजीराव के मुंह से निकल पड़ा, मनु, तू ऐसी भाग्यवती हो कि भाग्य को बांटती रहे। मोरोपंत ने मनु को चिढ़ाने के तात्पर्य से कहा, श्रीमंत ने इसका छुटपन में क्या नाम रखा था, मैं तो भूल ही गया। मनु ने गर्दन मोड़कर होंठ सिकोड़े, आंखों में क्रोध लाने की चेष्टा की। निकली और मुस्कुरा दी। बाजीराव बोले, क्या नाम था मनु, तू ही बता दे बेटी। बाजीराव के पेट पर अपना सिर रखकर मनु ने कहा, नहीं दादा, छबीली नाम अच्छा नहीं लगता। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उसी समय तात्या ने आकर कहा, सरकार, लोग इकट्ठे हो गए हैं, बातचीत होनी है। वे तीनों चले गए। बैठक में ब्रह्मवर्त निवासी प्रमुख ब्राह्मण विवाह की शर्तों की चर्चा कर रहे थे। मोरोपंत के पास सोना चांदी नहीं था, पर जो कुछ था वह उसे विवाह में लगा देने को तैयार थे। बिठूर के इन प्रतिष्ठित ब्राह्मणों की मध्यस्थता में तय हुआ कि विवाह का व्यय झांसी के राजा वहन करेंगे और विवाह झांसी में जाकर होगा। यह भी तय हुआ कि मोरोपंत झांसी में ही स्थायी तौर पर रहा करेंगे और उनकी गणना झांसी के सरदारों में होंगी। झांसी के मेहमान मोरोपंत को कन्या सहित अपने साथ लिवा ले जाना चाहते थे, लेकिन यह ठीक न समझकर मोरोपंत उन लोगों के साथ नहीं गए। अपने सुभीते के लिए उन्होंने कुछ समय उपरांत झांसी आने का संकल्प प्रकट किया। विवाह का मुहूर्त निश्चित करके मेहमान झांसी चले गए। बाजीराव ने बालागुरु के अखाड़े वाले तात्या को झांसी में मोरोपंत के लिए निवास स्थान इत्यादि की उचित व्यवस्था के लिए उन लोगों के साथ भेजा। यह ब्राह्मण था। आगे चलकर इतिहास में यही युवा तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। झांसी में उस समय मंत्र शास्त्री, तंत्र शास्त्री, वैद्य, रणविद इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषज्ञ थे। शाक्त, शैव, वाममार्गी, वैष्णव सभी काफी तादाद में। अधिकांश वैष्णव और शैव, और ऐसे लोगों की तो बहुतायत ही थी जो गृहे शाक्ता बाहिर शैवा सभा मध्येच वैष्णवा थे। इन सब के संघर्ष में अनेक जातियां और उपजातियां जिनको शूद्र समझा जाता था उन्नति की ओर अग्रसर हो रही थी। व्यक्तिगत चरित्र का सुधार, घरेलू जीवन को अधिक शांत और सुखी बनाना तथा जातियों की श्रेणी में ऊंचा स्थान पाना, यह उस प्रगति की सहज आकांक्षा थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जनेऊ पहनते हैं, यह उनकी ऊंचाई की निशानी है। जो न पहनता हो वह नीचा। इसलिए उन जातियों के कुछ लोगों ने, जिनके हाथ का छुआ पानी और पूड़ी मिष्ठान आमतौर पर ऊंची जाति के हिंदू ग्रहण कर सकते थे, जनेऊ पहनने आरंभ कर दिए। उनके इस काम से कुछ बुंदेलखंडी और महाराष्ट्र ब्राह्मणों का समर्थन था। झांसी नगर में ब्राह्मण काफी संख्या में थे। अकेले महाराष्ट्र ब्राह्मणों के ही 300 घर थे। इन सब का बहुत बड़ा भाग इस प्रगति के विरुद्ध था। आंदोलन उठा, शूद्र जनेऊ के अधिकारी नहीं है। अधिकांश पंडित इस मत के थे। आंदोलन के पक्ष में एक विद्वान तांत्रिक नारायण शास्त्री नाम का था। यह श्रृंगार शास्त्र का भी पारंगत समझा जाता था। उसने शिवाजी के प्रसिद्ध अमात्य बालाजी आवजी के पक्ष में दी हुई महापंडित विश्वेश्वर भट्ट की व्यवस्था को जगह जगह उद्धृत किया। यह वाद विवाद कुछ दिनों अपनी साधारण गति से चलता रहा। गंगाधर राव के पास भी खबर पहुंची। वह तटस्थ थे और कट्टरपंथियों के नायकों का उन्होंने मजाक भी उड़ाया, पर इससे कट्टरपंथ की धार को जरा और तेजी मिली। घर घर वाद विवाद होने लगा। अमुक वर्ग शूद्र है, अमुक सवर्ण, इस बात पर खूब ले दे मची।
घरों के बाहर के चबूतरों पर, बैठकों में, तंबोलियों की दुकानों पर, मंदिरों में, पाठशालाओं में, दावतों जेवनारों में, बाजार बाजार में चर्चा का यही प्रधान विषय। उस समय झांसी में दो अच्छे कवि थे, एक हीरालाल व्यास, दूसरे पजनेश। हीरालाल ने अपना उपनाम हृदेश रखा था। हृदेश वैसे उदार विचारों के थे, पर समय के लिहाज से राष्ट्रवादी। पजनेश श्रृंगार रस के कवि थे, अन्य जाति की एक सुंदरी रखे हुए थे और नारायण शास्त्री के मित्र थे, दोनों रसिक, इसलिए कट्टरपंथियों के प्रतिकूल थे। पजनेश ने इस विषय पर कुछ छंद भी बनाए, परंतु समय की हवा के खिलाफ होने के कारण पजनेश के तर्क वितर्क वाले थोड़े से छंद बिल्कुल पिछड़ गए और हृदेश का कट्टरपंथी पक्षपात छंदों की बाढ़ में बहने लगा। दुर्गा लावणी नाम की एक वैश्या थी, अच्छी गायिका और विलक्षण नर्तकी। उसने बहुमत का साथ दिया, हृदेश के छंद गाती और कभी अपनी बनाई हुई लावणियों में उस पक्षपात को चमकाती। नारायण शास्त्री दांत पीसते और सिर तोड़ परिश्रम अपने पक्ष की पुष्टि के लिए करते। पजनेश ने उस पक्ष के समर्थन में कविता करना बंद कर दिया। हृदेश को गली कूचे, हाट बाजार और मंदिरों में इतना महत्व मिलते उन्हें अच्छा नहीं लगा। खासतौर पर दुर्गा सरीखी प्रसिद्ध नर्तकी और सुंदरी द्वारा हृदेश के बनाए हुए छंदों का गायन, वह नारायण शास्त्री के घर अब और अधिक आने जाने लगे और अधिक समय तक बैठने उठने लगे। नारायण शास्त्री का शास्त्रोक्त समर्थन सीख सीख कर वाद विवाद में पूरी मुंहजोरी के साथ उद्धृत करने लगे। एक दिन उनके एक क्षुब्ध विरोधी ने सब दलीलों का एक जवाब देते हुए तड़ाक से कहा, नारायण शास्त्री, जिसकी तुम बार बार दुहाई देते हो ब्राह्मण ही नहीं है। पजनेश ने अधिकतर क्षुब्ध स्वर में पूछा, क्यों नहीं है? वह एक भंगिन को रखे हुए हैं। यह अपवाद खुस फुस के रूप में फैला, परंतु धीरे धीरे कुछ कट्टरपंथियों ने इसको अपना लिया और कुछ ने असंभव कहकर अस्वीकृत कर दिया। पजनेश ने सोचा, मैं स्वयं निर्धार करूंगा। नारायण शास्त्री ने भी अपनी बदनामी सुन ली। एक दिन जरा सवेरे ही पजनेश नारायण शास्त्री के घर पहुंचे। शास्त्री अपनी पौर में बैठे थे, जैसे किसी की बाट देख रहे हों। पजनेश को कई बार आओ आओ कहकर बिठलाया, परंतु पजनेश ने यदि शास्त्री की आंख की कोर को बारीकी से परखा होता तो उनको मालूम हो जाता कि उनके आने पर शास्त्री का मन प्रसन्न नहीं हुआ था। पजनेश पौर के चबूतरे पर दरवाजे की ओर पीठ करके बैठ गए। शास्त्री दरवाजे की ओर मुंह किए बैठे थे। शास्त्री ने पान खाने के लिए पानदान बढ़ाया। पजनेश की जी में एक क्षणिक झिझक उठी, उसको दबा लिया और पान लगाकर खा लिया। शास्त्री ने पूछा, कोई नया समाचार? अब तो आपके चरित्र पर ही लांछन लगाया जाने लगा है। पजनेश उत्तर देकर पछताए। उस प्रसंग का प्रवेश और किसी तरह करना चाहते थे। शास्त्री ने आंख चढ़ाकर कहा, मैंने भी सुन लिया है। पजनेश ने दम ली। शास्त्री कहते गए, मूर्खों के पास जब युक्ति नहीं रहती तब वे गालियों पर आ जाते हैं। मैं क्या गाली गलौज के दबाव में शास्त्र चर्चा को छोड़ दूंगा? बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। उस पक्ष के जितने शास्त्री हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे एतदेशीय, इन सब बनियों, महाजनों और सरदारों के किसी न किसी प्रकार आश्रित हैं, और ये आश्रयदाता हैं पुरानी लीकों के पुजारी, मक्षिका स्थाने मक्षिका वाले। ये लोग शास्त्र का पारायण नहीं करते, अथवा करते हैं तो सच बात न कहकर यजमानों को संतुष्ट करने के लिए केवल उनकी मुंह देखी कहते हैं। तंत्र शास्त्र वालों का मूल ज्ञान विज्ञान और सत्य में है। वे अवश्य पुराणियों और कथावाचकों के साथ असत्य की सोच नहीं करते, परंतु अपवाद का दमन जरूरी है। व्यर्थ है, बकने दो, मैं परवाह नहीं करता। अपना काम देखो। मेरी समझ में श्रीमंत सरकार से फरियाद करनी चाहिए। वे जब कठोर दंड देंगे तब यह बदनामी खत्म होगी। मैं ऐसी सड़ियल बात को राजा के सामने नहीं ले जाना चाहता। राजा तो यूं भी उन कथावाचकों की दिल लगी उड़ाया करते हैं।
तब मैं कहूंगा। शास्त्री को प्रस्ताव पसंद नहीं आया। बोले, यह और भी बुरा होगा। राजा कहेंगे कुछ रहस्य अवश्य है, तब तो स्वयं फरियाद न करके मित्र से करवाई। फिर विषयांतर के लिए कहा, आज घर से इतनी जल्दी कैसे निकल पड़े? पजनेश ने उत्तर दिया, कान नहीं दिया गया तो इसी चर्चा के लिए आपके। पजनेश का वाक्य पूरा नहीं हो पाया था कि उतरती अवस्था की एक स्त्री डलिया झाड़ू लिए दरवाजे पर आई। वह बाहर ही रह गई। उसके पीछे उससे सटी हुई एक युवती थी। वह कुछ अच्छे वस्त्र पहने थी, थोड़े से आभूषण भी, साफ सुथरी। युवती उतरती अवस्था वाली स्त्री को एक और करके मुस्कुराती हुई पौर में आ गई। प्रवेश करते समय उसने पजनेश को नहीं देखा था, परंतु भीतर घुसते ही पजनेश की झाई पड़ गई। ठिठकी, लौटने के लिए मुड़ी और खड़ी रह गई। दूसरी स्त्री से बोली, कौसा, पौर में तो कोई कूड़ा नहीं। कौसा ने कहा, मैं आती हूं, ठहरना। पजनेश ने देखा ऊंची जाति की सुंदर स्त्रियों जैसी सुंदर है। नायिका भेद की कुछ उपमाएं स्मरण हो आई। कमलगात, मृगनयन, कपोत ग्रीवा, कमल नाल कटी। नायिका भेद का साहित्य और आगे साथ न दे सका। कवि का मन आकर्षण और ग्लानि की खींचतान में पड़ गया। शास्त्री ने अपनी घबराहट को किसी तरह नियंत्रित करके उस युवती से कहा, थोड़ी देर में आना, तब तुम्हारा काम कर दूंगा, समझी छोटी? युवती के खरे रंग पर लाली दौड़ गई। वह हां कहकर गज गति से नहीं, बिल्ली की तरह वहां से भाग गई। शास्त्री और कवि दोनों किसी एक बड़े बोझ से मानो दब गए। पजनेश के मुंह से वाक्य फूट पड़ा, यह कौन? छोटी? यह तो उसका नाम है। वह है कौन? स्त्री। यह तो मैं भी देखता हूं। कौन स्त्री? एक काम से आई थी। खैर, मुझको कुछ मतलब नहीं, परंतु यदि। शास्त्री ने बात काट कर पूछा, परंतु यदि क्या? आप क्या इसके संबंध में मेरे ऊपर संदेह करते हैं? पजनेश ने एक क्षण सोचकर उत्तर दिया, बस्ती के लोग क्या इसी स्त्री की चर्चा करते हुए आप पर लांछन लगा रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। उस स्त्री की जाति वाले उसका सर्वनाश कर डालेंगे और राजा आपका। शास्त्री ने कहा, झूठा आरोप है, मैं किसी से नहीं डरता। आप जाने, मेरा कर्तव्य था सो कह दिया। पजनेश उठे। शास्त्री ने एक पान और खाने का अनुरोध किया, परंतु पजनेश बिना पान खाए चले गए। बाहर निकलकर उनकी आंख ने इधर उधर उस युवती को ढूंढा, परंतु वह न दिखलाई पड़ी। उन्हें आश्चर्य था, इस जाति में भी पद्मिनी होना संभव है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।